हेलो क्लास 8, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3 ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। ओके, चलो देखते हैं पेज नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है पिक्चर 1 में जो आपको दिखाई गई है वहाँ पर जो सॉन्ग्स है उसकी ओरिजिनल लाइन जो ओरिजिनल सॉन्ग जो है उसकी ओपनिंग लाइंस हिंदी में बतानी है आपको, और ये बताना है कि हु इज़ द सिंगर, सिंगर कौन है। हु एल्स डू यू सीन इन द पिक्चर, दिस पिक्चर, कि आपने और उस पिक्चर में किस किस को देखा है। ओके, तो अब हम थोड़ी देर में अभी मैं दिखाती हूँ आपको। पहले ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम करते हो, आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आता है, फिर आप मिस्टेक करके आते हो। इसमें बोला है पिक्चर 1 में देखना है, ओपनिंग लाइंस देखनी है ओरिजिनल सॉन्ग की, जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है। ओ माय मर्टिया, मतलब अब आपको क्या बोला है, ए मेरे वतन के लोगों। तो यहाँ पर सिंगर कौन है, लता मंगेशकर जी, और जो ये सॉन्ग है हमारा इंग्लिश में गिवन है हमें और हमें हिंदी में बताना है। तो इसकी कुछ लाइंस होती हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो अब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं, और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, भगत सिंह भी हैं, है ना, और ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, महात्मा गांधी जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, लाला लाजपत राय भी हैं। तो ये सभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे इसमें गिवन है, इन सब के हमें नाम लिखने हैं। तो आंसर देखते हैं, इस तरीके से हमें लिखना है। द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी इज़ ए मेरे वतन के लोगों। द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग इज़ लता मंगेशकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना किसी के नाम में, इंदिरा गांधी, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी कैन ऑल्सो बी सीन इन द पिक्चर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। तो आप जो पिक्चर 2 है उससे आपको क्या समझ में आया कि मतलब जो कंपनीज के सुपीरियर वेपन्स की मतलब कि कंपनीज के सुपीरियर वेपन्स के द्वारा क्या मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को। तो अब हम बात करते हैं आंसर की। टेक्नोलॉजिकली अगर मैं बात करती हूँ तो द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फार सुपीरियर टू द इंडियन प्रिंसेस। मतलब टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत सुपीरियर थी इंडियन राजाओं के ऊपर, who were constantly at war with each other, because क्या रीज़न था, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते रहते थे। The Englishmen had access to better quality weapons, जो Englishmen थे हैं वो उनके पास एक्सेस था, बहुत अच्छी क्वालिटी के वेपन्स बना रहे थे वो, ठीक है। दिस प्रमोटेड, जो कि प्रॉम्प्टेड मतलब कि वो यूज़ किए जा रहे थे द इंडियन प्रिंसेस टू सीक देयर हेल्प इन द फाइट्स, मतलब वो हेल्प ले रहे थे, जो जो हिंदुस्तान के जो राजा लोग थे वो हेल्प ले रहे थे, ठीक है, उनकी हेल्प ले रहे थे आपस की लड़ाई में। ओके, दीज इंटरनल रिवेलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन एंड फाइनली गेन कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया। मतलब जो इंटरनल आपस में जो आपसी जो मतभेद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसका सबड्यू मतलब उन्होंने वश में कर लेना। तो वश में कर लिया था राजाओं को एक एक करके, और फाइनली लास्ट में क्या हुआ, पूरे इंडिया पे उन्होंने कंट्रोल ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ एन आर्टिशियन, वाई डू यू थिंक द आर्टिशियंस सफर्ड। अब पिक्चर 3 में है, अब मैं आपको पिक्चर भी 3 भी दिखा देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली आर्टिशियंस कौन होते हैं, कलाकार। अब देखो यहाँ पर हमें जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, देखते हैं, चलो देखो। अब यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज ऐसी लेके आए थे, रियून्ड मतलब बर्बाद कर दिया एक्सपर्ट आर्टिशियंस को और उनके बिजनेस को। समझ आ रहा है बच्चों, जो ये अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश लोग थे,
इन्होंने ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसकी वजह से एक्सपर्ट जो आर्टिशियंस थे वो बर्बाद हो गए और उनके बिजनेस भी बर्बाद हो गए। तो इसके आंसर को आप किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। अब आप देखोगे क्योंकि ये कैसे लिया इन्होंने हैवी टेक्स्ट वगैरह लेकर, तो इस तरीके से हम आंसर में लिखेंगे एन आर्टिशियन, क्योंकि पहले हमें डिफाइन करना है आर्टिशियन कौन होता है। एन आर्टिशियन इज अ स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु क्राफ्ट्स आइटम्स दैट मे फंक्शनल और स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव। मतलब जो आर्टिशियंस होते हैं वो बहुत स्किल्ड होते हैं, बहुत हुनर वाले होते हैं, वो मैनुअली वर्क करते हैं, काम करते हैं, जो कि आइटम्स को बहुत यूज़फुल बना देते हैं और स्ट्रिक्टली मतलब बहुत डेकोरेटिव होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है वो ज़्यादा। द आर्टिशियन सफ़र कर रहे थे बिकॉज द ब्रिटिश हैव एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम दैम। क्योंकि क्या कर रहे थे जो आर्टिशियंस इसलिए सफ़र कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बहुत हाई टैक्स ले रहे थे उनसे, विच ruined दैम इकोनॉमिकली, जिसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं हो रहा था, उनका सारा पैसा बर्बाद हो रहा था। मोर ओवर उसके बावजूद उसके बाद भी मशीन्स की जो तैयार की हुई चीज़ें थी, इंपोर्ट मतलब मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मशीन से जो बनाई हुए गुड्स थे इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम ब्रिटेन से वर सोल्ड एक्सटेंसिवली, बहुत बड़े पैमाने पर मतलब बहुत बड़े लेवल पर वो सेल कर रहे थे। विच ruined द बिजनेस ऑफ द आर्टिशियंस हैंडमेड गुड्स, जिसकी वजह से भी क्या हुआ बिजनेस ठप हो गया, आर्टिशियंस का बिजनेस ठप हो गया। ओके समझ में आया बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है। विच पिक्चर, कौन सी पिक्चर में ये मतलब रिवील कर रहा है, बता रहा है कि मतलब जो रिवोल्ट होता है बदला, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें तो रिवोल्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि जो इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है, आवाज़ उठाई थी, तो वो कौन सी पिक्चर थी, तो वो पिक्चर थी ये जिसमें टैक्स वो कंटिन्यू लिए जा रहे थे पीजेंट से। पीजेंट कौन होते हैं, साहूकार, व्यापारी। तो व्यापारी कौन था, किसान थे, यही लोग थे ये आर्टिशियंस वगैरह, है ना। इन बंगाल द सेंथल्स, जो सेंथल्स थे, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड्स रूल, अब ये न्यू रूल्स वगैरह आ गए थे तो उनकी ज़मीनें भी हथिया ली थी। तो ये पिक्चर 7 में बताया गया, किस में बताया गया, पिक्चर 7 में। ओके पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? जो यहाँ के राजकुमार थे उनका मतलब क्या अप्रोच, किस वजह से क्या हो रहा था, तो हम मतलब उसकी वजह से हमें ये हम अप्रोच मिला था, इवेंट हुआ था। यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। 1757 में इन्होंने एंट्री दी थी, इन्हीं की वजह से ये लोग आए थे, क्योंकि इनको बढ़ावा देने वाले हमारे खुद के राजा लोग थे। ओके तो अप्रोच किया था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? इट मीन्स कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हक या अपने कब्जे में इंडिया के राजाओं को लिया। द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स, वो हमेशा किसे बुलाते थे, इंग्लिश साहूकारों को, मर्चेंट्स मतलब साहूकार, टू हेल्प देम इन देयर फाइट्स, अपनी हेल्प के लिए उनको पूछते रहते थे, बुलाते रहते थे। तो कहते हैं ना बाहरी लोग क्या होता है, फायदा उठा लेते हैं, इसलिए अपने घर की लड़ाई कभी मत बताओ। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और लोगों को कोई भी शांति नहीं मिलती थी क्योंकि हमेशा ही कॉन्स्टेंटली लड़ाई ही होती रहती थी। द रिविलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब क्या हुआ, जो रिविलरीज थी हेल्प किया क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो हम पर हक जता पाए, हमारे राजकुमारों पर, एक एक करके राजाओं पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन राय टू
से दैट एवरी रिलीजन टीच द सेम प्रिंसिपल्स। राजा राम मोहन राय ने क्या बताया था, मतलब कि सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, एक ही सिद्धांत हैं। ऐसा कौन सा कोट है? अकॉर्डिंग टू राम मोहन रॉय, cows are of different colors but the color of their milk is the same। ओके कि मतलब गायें अलग अलग रंग की हो सकती है लेकिन उनका दूध सेम कलर का ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। हर टीचर का समझाने का तरीका अलग हो सकता है, ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन उनका मोटिव एक ही रहेगा। इसी तरीके से हर धर्म की सीख भी एक ही होती है और मोटो एक ही होता है। ओके, तो ये आंसर आपका खत्म हो जाता है कि सभी धर्म में हमें क्या सिखाते हैं, एक समान एक ही चीजें, सभी धर्म का एक ही मोटो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, कि उन्होंने इंडियन को मतलब कैसे बर्बाद किया। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है हमें। ठीक है, चलो, क्योंकि एक्सप्लॉइट मतलब बर्बाद करना। टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस, उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए। देयर बाय फोर्सिंग, इस वजह से वो फोर्स करने लगे इंडियन फार्मर्स को कि या फिर हमें हैवी टैक्स दो या फिर अपना खेत जो है, फील्ड जो है वो त्याग दो, मतलब हमारे नाम कर दो। जबरदस्ती हथियाने लग गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू डू अवे विद इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जो मतलब दूर रहेंगे कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, जो गुड्स के लिए मैन्युफैक्चर हो रही है जो इंग्लैंड में, ठीक है, उसे हम इम्पोर्ट करा लेंगे। ठीक है, कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है। दिस क्रिपल्ड द इंडियन इंडस्ट्रीज। अब इसी से शुरुआत हो जाती है इंडियन इंडस्ट्रीज की बर्बादी का, मतलब वो समझ लो खराब होनी शुरू हो जाती है। इन 1818 दे पास्ड रेगुलेशन थर्ड, 1818 में उन्होंने रेगुलेशन थर्ड को पास किया। अंडर इट, उसके अंदर, एन इंडियन कुड बी जेल्ड, इंडियन को जेल किया जा सकता है विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, बिना कोर्ट ले गए। ओके, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बहुत मतलब इंडिया में रहकर बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर रहे थे और वो अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे फॉर फ्यूचर में, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा अपना बना लिया था। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। अब 1829 के दौरान उन्होंने क्या करा, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन ने मतलब एक्सपोर्ट किया गुड्स को, ठीक है, ब्रिटिश गुड्स को वर्थ कितना बताया, 7 करोड़ रुपीस का, कहाँ से, इंडिया से। ठीक है, द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, उन्होंने क्या दिखा दिया कि कंपनी में लूट हो गई है। वाइल द इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जहाँ से क्या हुआ वो कि उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, कि मतलब नाम बताने, द रूलर हु फोर्ट पेस्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, मतलब कि ऐसे शासक का नाम, ऐसे राजा का नाम बताना है जो कि लड़ाई करते करते ब्रिटिश के अगेंस्ट और वो खत्म हो गए थे। ओके, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, कि ऐसा कौन सी पर इंसान था जिसने सोसाइटी को रिफॉर्म दोबारा बनाने के लिए करा था, द पर्सन। ठीक है, अब इनके आंसर्स, द टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, चॉइसेस में वेरी। अब 2 पॉपुलर लीडर्स के नाम बताने हैं जो रिवोल्यूशनरी के टाइम पे थे। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कुंवर सिंह। जो ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए थे या मर गए थे, खत्म, मतलब डाइड फाइटिंग ड्यूरिंग द फाइटिंग। तो यहाँ आएगा कुंवर सिंह। क्या आएगा, कुंवर सिंह। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ऐसे कौन से थे जो जिन्होंने रिफॉर्म करना चाहते थे,
तो राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, किसने रिकमेंड किया था, मतलब किसने पहचान कराई थी इंडिया के अंदर, इंट्रोडक्शन दिया था इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया के अंदर, तो उनका नाम क्या था, अब बताइए। अभी मैंने आपको शो भी किया था, यहाँ पे हम लिखेंगे मैकुले, ओके। टू पॉपुलर लीडर्स, दो बताने हैं तो मतलब बहुत अच्छे से, तो मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद, ठीक है, एंड पेशवा नाना साहिब, ओके, ये दो हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। तो दो सोशल प्रैक्टिस, अब देखो क्या था इनका, मतलब कि किसकी वजह के क्या चीज़ ख़त्म करनी थी, तो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, एंड चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, ओके, ये इनके आंसर्स होंगे। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, दो ऑपरेसिव पॉलिसीज बतानी है ब्रिटिश की, तो द ब्रिटिश decided to do with import duty on goods manufactured in England. This severely affected Indian industries. क्योंकि इन्होंने बहुत मतलब जो किया था, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई थी, दूर रखा था, इंग्लैंड से चीज़ें आ रही थी, तो वो बहुत इफ़ेक्ट हुआ था इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे। इन 1818 दे पास्ड रेगुलेशन 3rd। अगर हम बात करते हैं 1818 में क्या हुआ था, इन 1818 दे पास रेगुलेशन 3rd को पास किया, और अंडर इसके अंदर इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, कि जेल में मतलब कोर्ट में बिना ले गए सीधा जेल में वो डाल सकते थे, ओके। अब आ जाता है इसी का थर्ड पार्ट, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, दो तरीके बताओ जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कॉमन पीपल भी सफ़र कर रहे थे। दे लोस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स, उन्होंने अपनी पुरानी जॉबें छूट गई थी और मतलब निकल हो गई थी, और ज़मीन भी। दे वर बीइंग कन्वर्टेड बाय द ब्रिटिश, और वो कन्वर्ट हो गए थे किसमें, ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश की वजह से, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 रीजंस बताने हैं डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 में क्या रीजंस थे, क्यों लड़ाई हुई थी, तो 4 रीजंस ऑफ डिसकंटेंट, कंटेंट मतलब कि वो क्यों नहीं हो पाई थी कंटिन्यू, और क्यों क्या रीज़न था, तो दैट लेड टू 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन बंगाल द सैंथल्स हु लॉस्ट देयर लैंड बिकेम डिस्पेरेट एंड दे रिवॉल्टेड, क्योंकि उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी सैंथल्स में, जिसकी वजह से वो डिस्पेरेट हो गए थे और वो रिवॉल्टेड, विद्रोह पे उतर गए थे, ओके। द सेपोइज इन इंग्लिश आर्मी, सेपोइज मतलब सिपाही जो इंग्लिश आर्मी के थे, वर पेड मच लेस देन द वाइट सोल्जर्स, उन्हें कम पेमेंट मिलने लग गई थी, कम पेमेंट मिलती थी, ठीक है, सैलरी कम मिलती थी, सो दे वर डिसकंटेंटेड एंड एग्री, इस वजह से वो भी मतलब उन्होंने भी डिसकंटिन्यू कर दिया था और गुस्से में थे। और जो ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स थे वर फ्यूरियस व्हेन दे केम टू नो दैट द बुलेट्स दे हैड टू बाइट, उन्हें बाइट मतलब कट करना ही पड़ता था, बाइट करनी पड़ती थी, कंटेंट काउ फैट एंड पिग फैट, क्योंकि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो काउ फैट नहीं टच करना चाहते थे, और जो मुस्लिम्स हैं वो पिग फैट नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके धर्म में नहीं होता है, तो हमारे धर्मों में नहीं होता है, जो जिसके धर्म में होता है वो वही करेगा, तो इस वजह से ये लोग भी गुस्से में हो गए थे, आग बबूला हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बुलेट ऐसी बनाई जिसके अंदर काओ फैट और पिग फैट डाल दिया, और उसको बाइट करना मैंडेटरी था, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैनी लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स वर सोर, वो भी गुस्से में थे, वो भी दुखी हो गए थे, परेशान थे, बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर लैंड एंड स्टेट, कि अब उन्होंने वहाँ पर क्या करा, ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिनकी वजह से वो डिप्राइव हो रहे थे, मतलब उनको नीचा दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से उनके लैंड और स्टेट को कि मतलब उनका
क्या महत्व है और क्या अहमियत है उनकी। तो वर्किंग विद द लैंग्वेज, अब हमें क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है बच्चे, जो हम घुमा के थर्ड पर्सन को बता रहे होते हैं। लाइक मेरी आपसे बात हुई है लेकिन आपकी बात मैं किसी तीसरे को बता रही हूँ। ओके, फर्स्ट मैन, वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स, वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स। सेकेंड मैन, and try to improve their material conditions, and try to improve their material conditions. Third man, for that we must convey our grievances to the British Parliament. अब हम क्या बताएंगे कि पहले आदमी ने कहा था कि, ठीक है, the first man said that। अब हमें यहाँ पर आंसर्स भी लिखने हैं, तो अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ कैसे आंसर लिखने हैं। आंसर फर्स्ट होगा, द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स, क्योंकि उसने किसी दूसरे को बताया। ओके, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। सेकेंड वन इज हो जाएगा हमारा, द सेकेंड मैन एडेड दैट दे मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। Third man suggested that they must convey their grievances to the British Parliament. ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट सोल्जर, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस एंड सर्वेंट्स। सेकेंड सोल्जर, वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, mentions and servants. Second soldier, we get a pittance and slow promotions. Third soldier, who are the British to abolish our customs. तो आंसर क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, आंसर हो जाएंगे हमारे, द फर्स्ट मैन सेड दैट। आंसर होगा द फर्स्ट मैन, मैंने आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं सारे। The first man said that the white soldier got huge pay, mentions and servant. The second soldier remarked that they got a pittance and slow promotions. The third soldier asked who the British were to abolish their customs. If you like my video, thanks for watching. Keep subscribe, share.